हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। कविता अपने बेटे सुमित और बहू रागिनी के साथ फिल्म देखकर घर लौटी तो बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार था, बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने हाथों से बेटे बहू की पसंद का लंच तैयार किया था। सुमित फिल्म की टिकट ले आया था। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना भी बाहर ही खाया। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में तीनों फिल्म पर चर्चा करते रहे। कविता को लगा रागिनी कुछ चुप चुप सी थी। उसने कारण जानना चाहा तो रागिनी बोली, कुछ खास नहीं माँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। अगले दिन रविवार था, सो रागिनी और सुमित देर तक सोते रहे। आदत के अनुसार कविता जल्दी उठ गई। चाय पीकर उसने रात में भिगोई दाल पीस ली और झटपट दही बड़े बड़े बना लिए। शाम को घर में पार्टी थी। सुमित और रागिनी के दोस्त आने वाले थे। जब भी बेटे बहू के दोस्त घर में आते हैं, कविता का वो दिन बहुत अच्छा कटता है। वो देर तक उनसे बातें करती है। 9 बजने वाले थे। पर्स उठाकर वह दूध लेने चली गई। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी। दूध लेकर वो वापस लौटी तो उसे लगा सुमित और रागिनी जाग चुके हैं। वो उनके कमरे की ओर बढ़ी, तभी रागिनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह सुमित से कह रही थी, माँ को यहाँ आए 1 साल हो चुका है। जब से वो यहाँ आई हैं, क्या हम लोग कभी भी अकेले कहीं गए हैं? हर समय हर जगह माँ साथ होती हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कभी बस मैं और तुम? सुमित बोला, कैसी बातें करती हो रागिनी, तुम जानती हो पापा के जाने के बाद माँ कितनी टूट गई थी। अभी तो वो ज़रा संभली हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। रागिनी बोली, प्लीज़ सुमित, मुझे गलत मत समझो। मैं माँ के दुख को समझती हूँ, तभी तो मैंने इतने दिनों से तुमसे कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कि जितना माँ मेरा ख्याल रखती हैं उतना कोई सास नहीं रख सकती। लेकिन सुमित, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमें भी प्राइवेसी की ज़रूरत है? रिश्तों में कुछ बैलेंस तो तुम्हें रखना ही चाहिए। सुमित बोला, अब मैं भी क्या करूँ रागिनी, माँ का कोई सर्कल भी तो नहीं है जिसमें वो बिजी रह सकें। रागिनी बोली, अपना सर्कल वो बनाना ही कब चाहती हैं। हमारी सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में आकर बैठती हैं। माँ चाहें तो उनसे मेलजोल बढ़ा सकती है, लेकिन वो अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। सुमित बोला, धीरे बोलो रागिनी, माँ कहीं सुन न ले। रागिनी बोली, माँ दूध लेने गई हैं। कविता को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा है। उसने दीवार का सहारा न लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। लड़खड़ाती हुई वो बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में कोई उनका रोना सुन न सके। आज तक उन्हें लगता था बच्चे उनके साथ में खुश हैं, लेकिन आज पता चला कि उसे साथ रखना उनकी मजबूरी है। तो क्या रागिनी का उनसे प्यार करना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब दिखावा है? इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। उन्हें लगता था सुमित और रागिनी के साथ उसका बचा हुआ जीवन आराम से कट जाएगा, पर नियति हमेशा से ही उसके साथ अजीब खेल खेलती है। वो सोचती कुछ और है और होता कुछ और है। पता नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में कि सुख हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता है। सुभाष का उसे यूं असमय छोड़कर चले जाना इस बात का प्रमाण है कि उसकी किस्मत में सुख है ही नहीं। सुभाष जब तक नौकरी में थे बहुत बिजी रहते थे। उनके साथ समय गुजारने की, अपने सभी अधूरे अरमान पूरे करने की ख्वाहिश लिए वह उनके रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रही थी। सुभाष रिटायर हुए पर ज़्यादा दिनों तक कविता का साथ न निभा सके। 2 महीने बाद ही भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पत्थर बनी कविता फटी फटी आंखों से बस देखती रह गई थी। कब दिल्ली से सुमित और रागिनी आए, कब सुभाष का अंतिम संस्कार हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं चला। होश तो तब आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था, रिश्तेदार जा चुके थे। सुमित और रागिनी ने उसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। पिछले 20 सालों से वह उस घर में रह रही थी। वहाँ की आबो हवा में सुभाष की सांसें बसी हुई थी। कितनी यादें जुड़ी हुई थी उस घर के साथ। इन्हीं यादों के सहारे वो अपना बचा जीवन गुजारना चाहती थी, पर अकेले रहना इतना आसान भी नहीं था। सूना घर उसे काट खाने को दौड़ता। अकेले के लिए खाना बनाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी। उधर माँ की चिंता में सुमित भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में ही वह बीमार पड़ गई। तब सुमित और रागिनी ने उसकी एक नहीं सुनी और महीने भर में उन्हें झांसी वाले घर को बेचा और उसे अपने साथ दिल्ली ले आए। कुछ महीने तक तो यहाँ पर भी उसका मन नहीं लगा रहा था। बेटा बहू दोनों नौकरी करते थे।
सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वह अकेली पड़ी बोर हो जाती थी। रागिनी ने कई बार कहा भी कि वह आसपास वालों से मेलजोल बढ़ाएं, सुबह शाम घूमने जाया करें, लेकिन कविता का दिल ही नहीं करता था अकेले कहीं जाने का। अपनी ओर से सुमित और रागिनी माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। रागिनी उनके लिए किताबें लाकर रखती। शनिवार या रविवार को तीनों कभी फिल्म तो कभी कहीं घूमने निकल जाते। अब तो उनके दोस्त भी कविता से काफ़ी घुल मिल गए थे। कुल मिलाकर नए माहौल में वह रच बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार पुनः पटरी पर आ गई थी। बेटे बहू के घर में वो सुख का अनुभव करने लगी थी। लेकिन आज रागिनी के एक ही शब्द ने उसके शांत हो चले जीवन में हलचल मचा दी थी। काश जो कुछ भी उसने सुना वो सच न होता। उसका मन दुख से भर उठा। राधा, दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। नाते रिश्ते सभी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अच्छा ही हुआ जो उसका भ्रम टूट गया। कम से कम अब खुद को बेटे बहू पर थोपेगी तो नहीं। न जाने कब तक वो बेचारों के ताने बाने में खोई रही थी कि रागिनी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने आंसू पोंछे, मुंह धोया और दरवाज़ा खोल दिया। रागिनी बोली, ओह माँ, मैंने कितनी आवाज़ें दी आपको। जल्दी से आइए, मैंने आपकी पसंद का नाश्ता मंगाया है। बोलते बोलते एकदम रुक गई रागिनी और गौर से उसका चेहरा देखते हुए बोली, माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? आंखें लाल हो रही हैं। उसकी बातों को अनसुना करती हुई कविता अपने कमरे में चली। दिमाग तो कह रहा था कि उसे अपना व्यवहार सामान्य रखना चाहिए ताकि बेटे बहू को पता न चल सके कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाई। सारा दिन अनमनी सी रही। रह रहकर सुमित याद आ रहे थे। काश वो आज होते तो उसे यूं बेटे बहू पर आश्रित न रहना पड़ता। शाम के 5 बजने वाले थे। मन में विचार आया, फिल्म साथ जाने में रागिनी को ऐतराज़ है। हो सकता है उसका यूं उनके दोस्तों के बीच बैठना भी उसे अच्छा न लगता हो। फिर उसने सुमित के कमरे में जाकर कहा, बेटा, कॉलोनी की एक परिचित महिला के साथ मैं घूमने जा रही हूँ। देर से लौटूंगी, तुम लोग खाना खा लेना। सुमित बोला, लेकिन मम्मी, आज अचानक किसके साथ जा रही हो? सुमित को आश्चर्य हुआ। कविता की ओर से कोई जवाब न पाकर वो बोला, माँ, कुछ देर में सभी दोस्त आ जाएंगे। आप नहीं होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कविता बोली, तुम दोनों तो हो, एंजॉय करना। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। सुमित और रागिनी का चेहरा उतर गया। इतना वो ये दोनों समझ गए थे कि हो न हो, माँ ने सुबह उनकी बातें जरूर सुन ली, तभी आज इतनी खामोश और बदली बदली लग रही है। और कविता, उसका मन तो बहुत बेचैन था। घर से तो निकल आई थी, अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस सड़क पर चलती जा रही थी। उसके कदमों से भी तेज गति उसके विचारों में थी। कुछ तो उसे खुद के लिए फैसला लेना ही होगा। सड़क के किनारे घने छायादार पेड़ थे, ठंडी हवा चल रही थी। बहुत दूर निकल आने के कारण कविता को कुछ डर सा लगने लगा। कुछ थकान सी भी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे बेंच दिखाई दी तो उसे उस पर बैठ गई और आती जाती कारों को देखने लगी। रोड पर बहुत सी कंपनियां हैं। रोज़ तो सुबह और शाम के समय यहाँ कारों और बसों की रेल पेल मची रहती है, लेकिन आज रविवार होने के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। यहाँ शांति से बैठकर अपने बारे में वो कुछ सोच सकती थी, लेकिन सोचे भी तो क्या। बच्चों की बातों में आकर मकान बेचने की भारी भूल वो कर बैठी थी। अब उसका खामियाजा सारी ज़िंदगी उसे भुगतना पड़ेगा। उसने एक ठंडी सांस ली भरी, तभी एक पुरुष की आवाज़ में अपना नाम सुन वो चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर देखा। पैंट शर्ट पहने, हाथ में छड़ी थामे, करीब 60 साल के पुरुष को पहचानने में उसे थोड़ी भी देर न लगी। अरे आदर्श जी, आप! आश्चर्य मिश्रित खुशी उसके चेहरे पर फैल गई। आदर्श जी और उनकी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को क्या नाम दे कविता? शादी होकर इस घर में आई, सुभाष और अपने आसपास ही पाया। उसने आदर्श जी और भाभी को, सुभाष के तार उस परिवार से पूरी तरह जुड़े हुए थे। उस प्यार के बंधन को बनाए रखने में कविता ने अपना भरपूर सहयोग दिया। उसे आज भी याद है कि कैसे उसकी हर समस्या का समाधान आदर्श जी और भाभी मिनटों में कर दिया करते थे। 12वीं क्लास में था सुमित जब आदर्श जी ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ गए थे। फिर भी उनसे संपर्क बना रहा। 2 साल पहले उनकी पत्नी के स्वर्गवास के समय सुभाष दिल्ली आए भी थे, लेकिन फिर न जाने क्यों आदर्श जी से संपर्क टूट गया। फिर कविता जी ने कहा, आपने तो बिल्कुल भुला दिया, कहाँ खो गए थे आप इन 2 सालों में? आदर्श जी बोले, क्या कहूँ कविता,
हालात की साजिश का शिकार हो गया था। बेंच पर बैठते हुए बोले, क्या मतलब? कविता उनकी बात का मतलब न समझ सकी। शालिनी के स्वर्गवास के 2 महीने बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा एक पैर जाता रहा। पूरे 7 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। पैर में स्टील की रॉड डाली गई। कविता बोली, इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर भी नहीं की? आदर्श जी के साथ हुए हादसे को सुनकर कविता अपना दर्द भूल गई। आदर्श जी बोले, कैसे खबर देता? एक्सीडेंट के समय मेरा मोबाइल खो गया था, तुम लोगों का नंबर उसी में था। फिर बोले, खैर छोड़ो ये, तुम अपनी कहो, यहाँ कैसे? सुभाष कैसा है? अब तो रिटायर हो गया होगा। कविता थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीमे से बोली, रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर भी चले गए। ये सुनकर आदर्श जी विचलित हो गए और बोले, ये क्या कह रही हो कविता? कविता की आंखों में आंसू छलक आए। रुदे गले से वो बोली, रिटायर हुए 2 महीने हुए थे कि एक रात हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही। कहते कहते वो सिसक उठी। दुख थोड़ा कम हुआ तो वो बोली, उसके बाद सुमित और उसकी पत्नी रागिनी मुझे दिल्ली ले आए। आदर्श जी कुछ देर खामोशी से सिर झुकाए हालातों को समझने की कोशिश करते रहे। फिर धीरे से बोले, अपनी कहो, कुछ मन लगा दिल्ली में? क्या दिनचर्या रहती है? कविता खामोश रही। क्या कहती? सुबह से दिल में घुमड़ रहे दुख के बादल बरस पड़ने को हुए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या वो आज ही अपना रोना लेकर बैठ जाए? नहीं, यह अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि वो कोई जवाब सोच पाती, उसके मनोभावों को भांप चुके आदर्श जी, उन्होंने कहा, कविता, तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी मेरी छोटी बहन ही हो। समय बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते हैं, रिश्ते वही रहते हैं। जिस तरह तुम खोई खोई सी बैठी थी, जरूरी कोई परेशानी है? बताओ मुझे। आदर्श जी का सहारा पाकर कविता भावनाओं में बह गई। सब कुछ शांत भाव से सुनने के बाद आदर्श जी गंभीरतापूर्वक बोले, सच पूछो तो यह कोई समस्या है ही नहीं, यह बात उठती भी नहीं यदि तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी बच्चों के साथ जाना, कभी उन्हें प्राइवेसी देना ही समझदारी है। कविता, हर इंसान अपनी प्राइवेसी और आज़ादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे हैं तो इसमें क्या गलत है? याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी सुभाष फिल्म देखने या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता, उसकी छोटी बहन तुम लोगों के साथ हो लेती थी। कितना बुरा लगता था उस समय तुम दोनों को, याद है ना? कविता ने गर्दन हिलाई। आदर्श जी ने अपनी बात जारी रखी। हर उम्र की अपनी एक सोच होती है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ यह है कि उम्र के उस दौर से गुजरने के बाद हम अपने एहसास को भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही सोच थी। समय गुजर जाता है और हम अपने बच्चों की भावना को न समझने की भूल कर बैठते हैं। सुमित और रागिनी ने तुम्हारा बहुत साथ निभाया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम उनकी भावनाओं को समझो, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरे की आज़ादी को ख़त्म कर देना कहाँ की समझदारी है? हमारे लिए अपने कर्तव्य को बच्चे बोझ न समझने लगें, यह बहुत सारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। आदर्श जी की बातों से कविता को मानव परिस्थितियों को समझने के लिए एक नई सोच मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी, समस्या तो उसका गलत नज़रिया था। उफ, एक माँ होते हुए वो इतनी मतलबी कैसे हो गई? अपनी नासमझी पर उसे शर्म आ रही थी। वो बोली, आदर्श जी, नियति ने एक बार फिर आपसे मिलवाकर मेरे घर की सुख शांति को बिखरने से बचा लिया। अब से मैं आदर्श जी बोले, रुको कविता, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कविता, सारी ज़िंदगी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब से आगे कभी सोच ही नहीं पाते। अभी वह समय है जब समाज के लिए भी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। 2 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह हालत में था। उस समय अपने बेटे बहू के सहयोग से मैंने एक संस्था बनाई। आज इस संस्था से 15-20 लोग जुड़ चुके हैं। लोगों में चेतना जागृत करना, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, पेड़ पौधे लगाना और आसपास के लोगों की समस्या को दूर करना इस संस्था का काम है। कुछ महिलाएं गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। महीने में 2 बार सब लोग मिलकर आसपास ही कहीं पिकनिक मनाने भी जाते हैं। कब तक तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो नए नए लोगों से मिलने से तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी सोच की दिशा भी बदलेगी। किसी के काम आने पर
आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। लीक से हटकर कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर गर्व होगा। आदर्श जी की बातों से कविता की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई। उसे जीने की एक नई राह मिल गई थी। वो बोली, आप घर चलिए, सुमित आपको देखकर बहुत खुश होगा। वो बोले, मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। कविता ने उन्हें अपने घर का पता बताया। काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे लग रहा था बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आदर्श जी से विदा लेकर कविता तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। ये कदम उसे घर की ओर ही नहीं, एक नए संकल्प के साथ नई मंजिल की ओर भी ले जा रहे थे। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।